सुनो भाई, हमने कहाँ तक कवर कर लिया था इससे पहले जो क्लास थी कैप्लर का प्रथम नियम, और उस प्रथम नियम से पहले जितनी सारी बातें थी वो हमने सब देख ली। अब हम स्टार्ट करते हैं कैप्लर का दूसरा नियम। पहले इसके बारे में लिखो फिर समझाता हूँ। लिखो कैप्लर का दूसरा नियम। ठीक ना। ग्रह और सूर्य को ग्रह और सूर्य को मिलाने वाली रेखा ग्रह और सूर्य को मिलाने वाली रेखा समान समय में समान एरिया कवर करते हुए चलती है। ग्रह और सूर्य को मिलाने वाली रेखा समान समय में समान एरिया कवर करते हुए चलती है। अतः कैप्लर का दूसरा नियम कहता है कि ग्रह और सूर्य को मिलाने वाली रेखा ग्रह और सूर्य को मिलाने वाली रेखा इक्वल समय में इक्वल एरिया कवर करती है। क्या लिखा? समान समय में इक्वल एरिया कवर करती है। पैराग्राफ चेंज करके लिखना। कैप्लर के द्वितीय नियम को, मतलब सेकंड लॉ ऑफ कैप्लर के द्वितीय नियम को क्षेत्रफलीय चाल का नियम क्षेत्रफल मतलब एरिया, क्षेत्रफलीय चाल का नियम भी कहते हैं। लॉ ऑफ एरिया ऑफ स्पीड, द सेकंड लॉ ऑफ कैप्लर इज नोन एज द लॉ ऑफ एरिया ऑफ स्पीड। पैराग्राफ चेंज करके लिखना। प्रथम नियम के अनुसार कक्षा के एक फोकस पर सूर्य स्थित होता है। दिखाया था ना प्रथम नियम के अनुसार कक्षा के एक फोकस पर सूर्य स्थित होता है। और दूसरे नियम के अनुसार ग्रहों को सूर्य से मिलाने वाली रेखा समान समय में समान क्षेत्रफल तय करती है। लिख लिया? नेक्स्ट पॉइंट बना के लिखना। कैप्लर का दूसरा नियम कोणीय संवेग संरक्षण के नियम पर आधारित है। कैप्लर का दूसरा नियम कोणीय संवेग संरक्षण के नियम पर आधारित है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, द सेकंड लॉ ऑफ मोशन इज बेस्ड ऑन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। कोणीय संवेग संरक्षण के नियम पर आधारित है। अब इस चीज को समझ लो जो कैप्लर का दूसरा नियम समझ। देखो यार, ये क्या है हमारी एलिप्टिकल ऑर्बिट, दीर्घवृत्ताकार कक्षा, और इसी कक्षा के चारों ओर ग्रह चक्कर काट रहे हैं, है ना। हमने कहा था कि इस पे दो फोकस होते हैं, एक फोकस पर सूर्य मान लेते हैं
तो मैंने मान लिया कि ये एक फोकस है और इस एक फोकस पे क्या है हमारा सन है, मतलब ये फोकस, और इस पे क्या है, ये इसका जो नाम दे दिया हमने वो दे दिया सन। तो ये सन इस, क्लियर है? ठीक है। तो अब ये ग्रह है ना, यहां से एक ग्रह चलना शुरू हो ऐसे, ये ग्रह यहां से चला, अब ये ग्रह यहां से चला मानो, सही, ठीक है। और टी समय पे ये ग्रह यहां तक आ, टी समय पे ये ग्रह यहां तक आ गया, ठीक। अब मानो यहां से यहां तक का डिस्टेंस इस ग्रह का, और ध्यान रखिएगा ना यहां से यहां तक का डिस्टेंस, और फिर ये वाला डिस्टेंस देखो इसी वाले ग्रह, तो यहां से यहां तक माना कि ये जो ग्रह है ये यहां से यहां तक ना 1 महीने या 2 महीने में आया, ऐसे मानो कितने महीने में आया, 2 महीने में। तो इस 2 महीने को मैंने मान लिया T1 समय, इस T1 समय में इस ग्रह ने यहां से यहां तक, डिस्टेंस को मत देखना, इसको देखो ये पूरा कुछ एरिया सामने दिख रहा है क्या तुम्हें, ये इसने एरिया नहीं कवर किया क्या, तो T1 समय में इस ग्रह ने जो एरिया कवर किया, ठीक है, वही एरिया ऐसे अगर हम यहां से यहां तक चले तो यहां से यहां तक मान लो T2 समय, और अब जो हो जाएगा ये ऐसे मान लो ये वाला एरिया हो जाएगा, फिर इसी तरीके से ये मान लो ऐसे एरिया, ऐसे मान लो, तो ऐसे ऐसे इस तरीके से ऐसे ऐसे ऐसे, तो ऐसे एरिया कवर करता हुआ चलेगा ये ग्रह, यहाँ आ जाएगा, 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 यहाँ यहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा, ऐसे आ जाएगा। तो हर जगह ये मान लिया T2 समय, ये T3, ये T4, ये T5, ये T6, बीच का समय इनका T6, और जिस समय ये चलेगा उसमें कोई ना कोई एरिया तो कवर करेगा। तो कैप्टन ने ये कहा कि भाई ये जिस समय में चल रहा है, जितने समय मिल रहा है, तो हर समय में ये इक्वल एरिया कवर करता है। अब आप लोग ये मत देखना कि यहाँ तो ये ज्यादा दिख रहा है, यहाँ तो ये कम दिख रहा है, यहाँ लंबाई ज्यादा तो यहाँ चौड़ाई ज्यादा, ठीक है। ये इस तरीके से चलता है कि इक्वल समय में ये इक्वल एरिया कवर करता चलता है। कोई ग्रह जब सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता है तो इक्वल समय में इक्वल क्षेत्रफल, इक्वल एरिया कवर करता है। इसी को कहा केपलर का दूसरा नियम। कि कोई ग्रह, देखो ये लिखवा है पहले वर्ग में, क्या लिखवा है तुम्हें कि केपलर का दूसरा नियम क्या आता है कि कोई ग्रह और सूर्य को मिलाने वाली रेखा, ये रहा ग्रह और ये रहा सन, इसको मिलाने वाली रेखा है ना, इसको मिलाने वाली रेखा इक्वल समय में इक्वल एरिया कवर करती है, और यही है केपलर का दूसरा नियम। इसका मतलब ये हुआ कि T1 बराबर T2 बराबर T3 बराबर T4, T1 बराबर T2 बराबर T3 बराबर T4 इज इक्वल टू, एरिया को ए से डिनोट कर सकते हैं, A1 इज इक्वल टू A2 इज इक्वल टू A3 इज इक्वल टू A4, चलता चला जाएगा, ये एरिया A1 ये A2 ये A3 ये A4 ऐसे चलता चला जाएगा। तो क्या कहने का मतलब हुआ कि अगर समान समय है तो सूर्य और ग्रह को मिलाने वाली रेखा, वो अपने आप तालिया हम एज्यूम करा है, जो मिलाने वाली रेखा है जैसे जैसे वो चल रही है ना, अगर समान समय चलता जा रहा है तो एरिया समान कवर करती जा रही है, और यही है केपलर का दूसरा नियम। पहला नियम क्या रहा था कि दीर्घवृत्ताकार में गति करते हैं, और दूसरा नियम क्या रहा है कि दीर्घवृत्ताकार में तो करते ही हैं लेकिन समान एरिया कवर करते हुए चलते हैं। ये है दूसरा नियम। पेपर में सीधा आता है कि केपलर का दूसरा नियम क्या है, तो क्षेत्रफल का नियम। केपलर का पहला नियम क्या है, दीर्घवृत्ताकार कक्षा में गति का नियम। क्लियर हुआ? और रह गया कौन सा हमारा, सिर्फ और सिर्फ तीसरा नियम। अब तीसरा नियम भी कवर करते हैं। अब आप इस चीज को लिखेंगे, पहले लिखो क्या लिखा था हमने कि समान समय में ना, तो यहां लिखना समान समय और समान क्षेत्रफल को हम इस प्रकार दिखा सकते हैं। समान समय और समान क्षेत्रफल को हम इस प्रकार दिखा सकते हैं। T1 बराबर T2, पहले डायग्राम बनाना, तुम थोड़ा साफ सा बनाना, थोड़ा गंदा सा बन गया, तुम थोड़ा साफ सा बनाना, इसे मैं रफ कर देता हूँ, मैं 2 दिन छुट्टी कर रहा हूँ। क्या
क्या लिखा आपने, क्या लिखा, T1 बराबर T2 बराबर T3 बराबर T4 और A1 बराबर A2 बराबर A3 बराबर A4 होगा। यानी समान समय में समान क्षेत्रफल ही तय होगा। अगर ग्रह सेम समय के लिए चल रहा है तो सेम एरिया कवर करता चलेगा। अगर पेपर में क्वेश्चन बना कि अगर कोई ग्रह समान समय में समान क्षेत्रफल तय करता है तो एक कैप्लर का कौन सा नियम है, तो बताएंगे दूसरा। आप देखना एनटीपीसी, रेलवे, रेलवे कांस्टेबल, रेलवे, ऐसा हर साल पेपर है इसके, तो आपको साइंस से बिल्कुल मत घबराना ना। किसी पेपर में गए ना इसमें साइंस ही आएगी तो बिल्कुल चिंता मत करना। आपको पढ़ा भी दिया और मैंने इसको रिकॉर्ड भी कर दिया। आप वहां से देखें, यहाँ से बोल जाए तो वहां से कवर कर लें, है ना। जितना भी साइंस का पोर्शन है, न्यूक्लियर फिजिक्स क्या है, स्पेस वाली फिजिक्स क्या है, टेक्नोलॉजी वाली क्या है, वो सब मैं पढ़ा। ठीक है, इसके बाद हम केमिस्ट्री पढ़ेंगे, फिर हम बायो पढ़ेंगे और साइंस को हम खत्म कर देंगे। ठीक है, आप इसे थोड़ा डायग्राम को साफ कर लेना, मतलब मैं अच्छा सा कर देता हूँ, थोड़ा सा ऐसे दिख लेना, एक दो पॉइंट भी ठीक ढंग से हो जाएगा। ये सन आ गए, सन जी महाराज, और ये ग्रह जी महाराज, तो ये लाइन और ये लाइन, तो ये भी ग्रह जी महाराज। तो यहाँ से अब तक का कितना समय, T1 और एरिया कितना A1। यहाँ से यहाँ तक का कितना समय, T2 और एरिया कितना T। यहाँ से यहाँ तक का कितना समय, T3 और एरिया कितना A। क्लियर है, ऐसे चलता चला जाता। समझ में आ गया ना, कोई डाउट किसी बच्चे को, इसको नोट कर लेंगे, इसको नोट ये दिखा देंगे और हेडिंग डालो कैप्लर का तीसरा नियम। क्लियर है ना यहाँ तक का सबको, पहला नियम भी समझ में आ गया और दूसरा नियम भी समझ में आ गया। नियम से पहले जितने साइंटिस्ट थे उनके बारे में भी हमें समझ में आ गया था। सब क्लियर यहाँ तक की बात है, ठीक है। आगे हेडिंग डालो कैप्लर का तीसरा नियम, थर्ड लॉ ऑफ कैप्लर। कैप्लर का तीसरा नियम पहले लिखेंगे इसके बारे में, फिर क्लियर करते हैं इसे। लिखो तीसरे नियम को परिक्रमण काल का नियम भी कहते हैं। तीसरे नियम को परिक्रमण काल का नियम भी कहते हैं। अब यहाँ पे पहला पॉइंट आ गया परिक्रमण काल। परिक्रमण काल होता है ऑर्बिटल जो टाइम होता है, ऑर्बिटल टाइम मतलब परिक्रमा करने में जो समय लग रहा है, ऑर्बिटल पीरियड में जो टाइम लग रहा है, ऑर्बिटल पीरियड टाइम। हाँ, रोटेशन जो होता है, रोटेशन का जो टाइम होता है, ठीक है। तो परिक्रमा मतलब ऐसे समझो, जैसे ये सन है, ये सन है, यहाँ देखना अनमोल, जैसे सन है तो इस सन की ये परिक्रमा कर रहा है, तो ये क्या कर रहा है, परिक्रमा यानी कि इसका जो रेवोल्यूशन है चाहता है, रोटेशन होता है अपने अक्ष पे घूम, रेवोल्यूशन होता है इस तरीके से, परिक्रमा, ठीक है ना। एक होता है घूर्णन और एक परिक्रमण। तो घूर्णन मतलब रोटेशन और वो रेवोल्यूशन, गोल, ठीक है। तो परिक्रमण का मतलब होता है परिक्रमा करने में, हिंदी में दिखा रहा हूं यहाँ लिखकर पहले समझो। परिक्रमण काल इसका मतलब क्या, कि परिक्रमा करने में चारों ओर रेवोल्यूशन में जो समय लगा, आगे आप समय आप देखना ध्यान से, इसी के आधार पे मैं बताऊंगा बुध को कितना समय लगता है, क्योंकि इसी नियम को तो कह रहे हैं परिक्रमण काल का समय, यही बताऊंगा पृथ्वी को कितना समय लगता है। तो ये जो चारों ओर घूमने में जो समय लग रहा है, इस समय के बारे में कैप्लर ने तीसरे नियम में बताया है। तो यहाँ पर जो हमने कहा इसे परिक्रमण काल का नियम भी कहते हैं, ये लिखा ना कि तीसरे नियम को परिक्रमण काल का नियम भी कहते हैं। तो यहाँ पहले परिक्रमण काल की हेडिंग डाल के उसे समझो वो क्या होता है, लिखो परिक्रमण काल। परिक्रमण काल का अर्थ है, परिक्रमण काल का अर्थ है सूर्य की परिक्रमा करने में
सूर्य की परिक्रमा करने में कोई ग्रह जितना समय लेता है इसे कक्षीय काल ब्रैकेट में लेंगे ऑर्बिटल पीरियड, कक्षीय काल ऑर्बिटल पीरियड कहते हैं। समझ में? अब समझो ऑर्बिटल पीरियड वो तो क्या कह रहा है कि कोई ग्रह, जैसे ये ग्रह है, ये सूर्य की परिक्रमा करने में जो समय ले रहा है उसी को बोल रहे हैं हम परिक्रमण का। समझ में आया? ऑर्बिटल किसे कहा था? उस मार्ग को जिस पे वो चल रहा था। ऑर्बिट कहा था उसे कक्षा। ठीक है, तो ऑर्बिटल समय क्या है? जिस मार्ग पे जो ग्रह चल रहा है तो चलने में उसने जितना समय लिया उसी को कहा परिक्रमण काल या इंग्लिश में ऑर्बिटल पीरियड। क्लियर हुआ? तो कोई ग्रह सूर्य की परिक्रमा करने में जितना समय लगता है उसे उसका परिक्रमण काल बोलते हैं और उसको रिप्रेजेंट करते हैं टी से। इसे टी से, देखो इसे टी से रिप्रेजेंट करते हैं। कोई डाउट किसी बच्चों? क्लियर है यहाँ पे? अगर बोलो परिक्रमण काल तो क्या आंसर लगाएंगे कि कोई ग्रह सूर्य की परिक्रमा करने में जितना समय लेता है वही उसका परिक्रमण काल कहलाता है और इसे कैपिटल टी से रिप्रेजेंट करते। समझ में आया? पैराग्राफ चेंज करके थी। लिखना किसी भी ग्रह का सूर्य के चारों ओर परिक्रमण काल, अब समझ में आ रहा होगा ना? क्योंकि अब मैं पहले बता, अगर इसे मैं नहीं बताता तो फिर आप लोगों को ये लगता है अरे परिक्रमण काल क्या आ गया। अब समझ में आ रहा है, ग्रह भी समझ में आ रहा है, परिक्रमण काल भी समझ में आ रहा है, अब कक्षा भी समझ में आ रही है और अब डेफिनेशन भी अच्छी हो जाएगी। अगर हम अगर कोई हमें डेफिनेशन लिखवानी है और उन पॉइंट्स पे डिस्कस ना करें फिर क्या डेफिनेशन का फायदा? फिर तो वो रखना पड़ेगा। अब समझ में नहीं आ गया कि अब कक्षा बोला तो समझ में आ रही है, एकदम दिमाग में आंखों में इमेज आती होगी। अब परिक्रमण काल बोला तो एकदम इमेज बनेगी, अरे यार वो समय तो है जब ग्रह ले रहा है। ठीक है, तो किसी भी ग्रह का सूर्य के चारों ओर परिक्रमण काल का वर्ग यानी स्क्वायर, परिक्रमण काल का वर्ग, परिक्रमण काल कहने का वर्ग ग्रह की दीर्घ वृत्ताकार कक्षा के, दीर्घ वृत्ताकार कक्षा, ग्रह की दीर्घ वृत्ताकार कक्षा भी समझ में आ रही है अब, है ना? भी समझाया था आप लोग एलिप्टिकल पीरियड जो था। ठीक है, दीर्घ वृत्ताकार कक्षा के अर्ध दीर्घ अक्ष सेमी मेजर एक्सिस, दीर्घ वृत्ताकार कक्षा के अर्ध दीर्घ अक्ष सेमी मेजर एक्सिस के तृतीय घात के, तृतीय घात यानी क्यूब के, तृतीय घात के अनुकर्मानुपाती होता है, तृतीय घात के अनुकर्मानुपाती होता है। इसके नीचे लिखेंगे अनुकर्मानुपाती होता है, उसके नीचे लिखेंगे थ्री स्क्वायर अनुकर्मानुपाती आर की क्यूब और इसे ब्रैकेट में बंद कर देंगे। ये सीधा सीधा आता है, मार्शल आपके एग्जाम में यही आया था, टी स्क्वायर अनुकर्मानुपाती आर क्यूब। ठीक है, टी स्क्वायर अनुकर्मानुपाती आर क्यूब, यही पूछा गया था आपसे आरपीएफ एसआई में, है ना? ये वाला क्वेश्चन है, टी स्क्वायर अनुकर्मानुपाती आर क्यूब। क्लियर हुआ? अब मैं समझाता हूँ चीजों को, समझ कि क्या बोला ये कैसे आया अंदर। अब ये था हमारा मेजर एक्सिस। ठीक है, मेजर एक्सिस यानी जब कोई ग्रह घूमेगा
तो अपने मेजर एक्सिस के ऐसे घूमता रहेगा चारों तरफ। और मैंने आपसे कहा था कि इसके बीचों बीच में ये था माइनर एक्सिस, क्लियर करा था ना आप लोगों को, समझ में आया? जो ऑनलाइन बच्चे पढ़ रहे हैं पहली दूसरी क्लास देखेंगे तभी तीसरी समझ में आएगी। अगर कोई ये सोच रहा होगा कि आपने कहा दूसरा नियम ही देख लें तो गए सब, तो पहली दूसरी तीसरी एक साथ करनी पड़ेगी तभी क्लियर होंगी। तो यहाँ देखो, अब ये था यहाँ पर, और मैंने कहा था ये एक फोकस और ये दूसरा, तो ये जो बिल्कुल बीचों बीच है, यहाँ देखने में ऐसा लगा थोड़ी टेढ़ी, आपसे बिल्कुल बीचों बीच ही मानना, ठीक है, बीचों बीच में। तो यहाँ से यहाँ तक अर्ध दीर्घ अक्ष होगा, तो अगर ये आर है तो क्या ये भी आर नहीं होगी, बिल्कुल बीचों बीच में ऐसे है। और ये जो ग्रह यहाँ से चक्कर लगा रहा है, इसका समय कितना बताया मैंने, टी। तो ये जो ग्रह है इसका आवर्त काल जो है टी स्क्वायर, वो इसके अर्ध दीर्घ अक्ष के क्या होता है, अनुक्रमानुपाती। इसी हिसाब से सभी ग्रहों के दिन निकले हैं। आर का मतलब उनके बीच का डिस्टेंस, पहले वो यहाँ है यहाँ, तो आर क्यूब, यानी जैसे जैसे समय बढ़ रहा है वैसे वैसे उसकी दूरी बढ़ रही है। तो यहाँ से हम ये इस निष्कर्ष पे निकलते हैं, यहाँ से हम इस निष्कर्ष पे निकलते हैं कि जो ग्रह सूर्य से जितना दूर होगा, अगर ये सन से यहाँ है तो इसका समय इसके हिसाब से कम, भाई ये कम दूरी पे है तो कम समय में परिक्रमा कर देगा। अगर कोई ग्रह यहाँ है तो इससे ज्यादा समय परिक्रमा करेगा, कोई ग्रह यहाँ है तो इससे ज्यादा समय। तो जो ग्रह सूर्य से जितना दूर होगा उसका परिक्रमण काल भी उतना ही ज्यादा होगा। तो दूरी के हिसाब से परिक्रमण काल डिसाइड होता है। तो जितनी दूरी उतना ही परिक्रमण, जितनी दूरी ज्यादा होगी उतना ही परिक्रमण काल बढ़ता चला जाएगा। अब बुध यहाँ पड़ता है तो उसका समय सबसे कम, ठीक है, जैसे जैसे जो ग्रह दूर होते जाएंगे उसका वैसे वैसे समय बढ़ता जाएगा। तो ये कैप्लर ने बताया तीसरे नियम में। तो कैप्लर का तीसरा नियम क्या कहता है कि टी स्क्वायर अनुक्रमानुपाती आर क्यूब। क्लियर हुआ या नहीं आया समझ में? अब पढ़कर देखो डेफिनेशन अब सारी समझ में आ जाएंगी। परिक्रमण काल भी तुम्हें समझा दिया, ये भी समझा दिया, टी भी समझा दिया, आर भी समझा दिया, सब क्लियर कर दिया। अब देखो पढ़कर इसे, बताओ कोई डाउट हो तो। क्लियर हुआ? नीचे लिखो एक नोट करके, पहले ये ले लिख देना, बॉक्स बंद कर लिया था, डायग्राम बनाओ उसके नीचे वाला। लिखो इसमें नोट करके। अर्थात इसका अर्थ यह हुआ कि जो ग्रह सूर्य से जितना दूर होगा, इसका अर्थ यह हुआ कि जो ग्रह सूर्य से जितना दूर होगा उसकी परिक्रमा का समय उतना ही ज्यादा होगा। ठीक है, एग्जाम्पल में लिख लेना, एक हेडिंग डालो यहाँ पर, इधर लिखो ग्रह और इधर लिखो परिक्रमण काल, ऑर्बिटल पीरियड, परिक्रमण काल, ऑर्बिटल पीरियड, प्लैनेट और ऑर्बिटल पीरियड। मैं 2-3 के लिखवा रहा हूँ, बाकी जो उसमें कवर करा देंगे, ठीक है। 2-3 तो सबसे पहले लिखना बुध, मरकरी, बुध यानी मरकरी, इसका टाइम पीरियड कितना है, 88 डेज, 88 दिन। ठीक है, 88 डेज। नेक्स्ट शुक्र, वीनस, शुक्र वीनस, इसका टाइम पीरियड है 225 दिन। इसका मतलब समझो, सबसे पहले सूर्य के नजदीक कौन है, बुध है, मरकरी। अगर मरकरी है तो दूरी कम, आर कम,
तो आवर्त काल टी भी कम 88 दिन। जैसे ही दूरी बढ़ी शुक्र की, शुक्र बाद में बढ़ता है बुध के, बुध के शुक्र बाद बढ़ता है, तो दूरी कितनी थोड़ी ज्यादा हुई तो आवर्त काल भी ज्यादा। अब आपसे कोई कहता है, क्वेश्चन पेपर में आता है कि हर एक ग्रह का टाइम उसकी दूरी के अनुसार निश्चित होता है, ये किसके नियम पे आधारित है? कैप्लर का तीसरा नियम। यही आया था भाई पेपर में है। तो मैंने पहला तीसरा तो बताया पहला ही बताया, दूसरा ही बताया, उसके पहले उसका डिस्क्रिप्शन भी बताया। तो कहीं से कहीं तक आपका कोई क्वेश्चन इसमें गलत नहीं होगा। बाकी हम कोई चीज यहाँ से पूछी होगी अगर छुटती है तो किसमें कवर कर लेते हैं हम लोग? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कवर कर लेंगे। ठीक है, आज ज्यादा हो गया तुम लोगों का काफी सारा, है ना? लिख लिया? एक और लिख लो, पृथ्वी। पृथ्वी, पृथ्वी में लिखो 365 दिन, 365 दिन। ठीक है, उसके बाद मंगल, मार्स लिखते चलो फटाफट से, सारे लिखवाए। मंगल, मार्स 687 डेज, 687 दिन मंगल के, 687 डेज। हमारी पृथ्वी जानते हैं ना 365 दिन की, तो किसके बाद है दूरी? इस हिसाब से जब मैं ज्योग्राफी में पढ़ाऊंगा फिर देखना, आज लिख रहा है भाई एक रहा है, सारी में बात करेंगे। नेक्स्ट लिखना बृहस्पति, जुपिटर। जुपिटर, अब ये बहुत दूर हो गया, अब यहां से वर्षों में चला जाएगा टाइम, 12 वर्ष। 12 वर्ष में बृहस्पति एक चक्कर पूरा लगाता है, 12 साल, है ना? यानी कि कुंभ का मेला हो गया बृहस्पति पे चले गए तो। ठीक है, तो 12 वर्ष में एक। उसके बाद शनि, सैटर्न, 29 वर्ष में। कितनी दूर चला गया? 29 वर्ष में, है ना? नेक्स्ट अरुण, यूरेनस। यूरेनस 84 ईयर, 84 वर्ष में, 84 ईयर्स। और लास्ट वरुण, नेपच्यून, 165 वर्ष, 165 ईयर। ठीक है, अब जरा समझो, तो ये चार्ट हमें यही बता रहा है कि जो ग्रह जितना दूर होगा उसका आवर्तकाल, टाइम पीरियड उतना ही ज्यादा होगा। कोई डाउट बच्चों? पहला नियम कक्षा का, दूसरा नियम क्षेत्रफल का नियम, और तीसरा नियम आवर्तकाल का नियम। पहला पूछे, दूसरा पूछे, तीसरा पूछे, उससे रिलेटेड अवधारणा पूछे, गैलीलियो पूछे, कॉपरनिक्स पूछे, टॉलमी पूछे, भास्कराचार्य पूछे, है ना, आर्यभट्ट पूछे, ब्रह्मगुप्त पूछे, सब आ गया। अब हम इस पे एंट्री मारेंगे किसमें? गुरुत्वाकर्षण पे। यहाँ पर हमारा खत्म हुआ एक क्लास, और जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें पूरा पूरा खत्म करा दूंगा। तो अगली बार हमारा ये पूरा फिजिक्स का टॉपिक ये भी खत्म, और हम एंट्री करेंगे किसके अंदर? साउंड हमने पढ़ लिया, लाइट हमने पढ़ लिया, और हम एंट्री करेंगे न्यूक्लियर फिजिक्स के। उससे पहले जितने टॉपिक होंगे वो सब कवर करा के चलूंगा। उत्प्लावन जैसे आते हैं ना, ये बहुत आते हैं पेपर में, उत्प्लावन, ऑक्सीडेशन, अलग अलग लेवल पे नाम, ये सारे के सारे हम कवर कर देंगे। चलो ठीक है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, आपसे भी और आपसे। चलो, हरे कृष्णा।